सभी दोस्तों को नमस्कार, एक ओमकार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का तन मन धन से इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स का पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियोस दोस्तों आप देख लीजिए। ये जो तीनों वीडियोस थे ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक और इसके साथ साथ कंपटीशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों वीडियोस थे मॉडल को लेकर। मॉडल से दोस्तों काफ़ी हेल्दी और हैवी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, मॉडल्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा कंपटीशन एग्जाम में और स्कूल की परीक्षाओं में प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप सारे वीडियोस देख लीजिए दोस्तों। एज यूजुअल मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ हर एक वीडियो में, और वो अमेजिंग फैक्ट ऐसे होते हैं जो साइंस से भी होते हैं, किसी भी फील्ड से होते हैं, यानी हर फील्ड से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एक इन्फेंट होता है, इन्फेंट यानी नवजात शिशु, दोस्तों जब नवजात शिशु रोते हैं तो उनके आंसू क्यों नहीं निकलते हैं, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आज आपको जानना है। दोस्तों जब भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं। इसका दोस्तों साइंटिफिक रीजन है कि जब एक नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है कि वो उनके जो टीयर टम्स होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। और टीयर टम्स यानी आंसू वाली नलियाँ, टीयर टम्स में आंसू वाली नलियाँ, जो आंसू वाली नलियाँ होती हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाती हैं। और ये नलियाँ डेवलप ना होने की वजह से जब वो बच्चे रोते हैं तो उनके आंसू नहीं निकलते हैं। इनफैक्ट जब वो 1 से 2-3 महीने के हो जाते हैं न्यू बॉर्न बेबी तो उनके आंसू निकलने लग जाते हैं, यानी तब तक उनके टीयर टम्स आंसू वाली नलियाँ डेवलप हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का साइंटिफिक फैक्ट, यानी आज का अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों मैं हर एक वीडियो में यदि आपको ये अमेजिंग फैक्ट अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडल का पार्ट 4। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है टीचमेंट ऐप पर, और उस ऐप पर यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपको 3 दिन के लिए विशेष ऑफर चल रहा है। आज कल और परसों 3 दिन में दोस्तों आपकी फीस वहाँ पर बढ़ने वाली है। आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और आगे जानकारी जो भी आप जानना चाहते हैं पिछले वीडियो में आप देखें। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ मॉडल वर्ब। दोस्तों हमने मॉडल के 2 टाइप्स पढ़े थे, पहला प्योर मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरा सेमी या डिफेक्टिव मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्योर मॉडल ऑक्सिलरी में दोस्तों हमने सारे मॉडल पढ़ चुके हैं 1, 2, 3 वीडियो में, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखा है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उन तीनों वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन सभी को मॉडल को एक चार्ट के द्वारा लेकर आया हूँ दोस्तों, और ये चार्ट ऐसा चार्ट है जो आपके सारे मॉडल्स क्लियर कर देगा शानदार तरीके से। दोस्तों इस चार्ट को, मॉडल के इस चार्ट को कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, मैं एक एक करके समझाना भी चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स में ऑट टू की। दोस्तों ऑट टू का यूज मैंने बताया था सोशली मोरली एडवाइस, यानी जब कोई चीज़ सामाजिक या नैतिक रूप से मानना हमारे लिए जरूरी हो, यानी ऐसा काम जो समाज हमसे चाहता है, उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल भी लिखा है दोस्तों, यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ हमसे समाज चाहता है। ये एक मोरली है, नैतिकता की बात है कि ट्रैफिक रूल के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, उनका वायलेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कैन का यूज़ दोस्तों हमने 2 यूज बताए थे। कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशन के लिए, यानी ऐसी परमिशन जो फ्रेंडली हुई, कैजुअल हुई। ठीक है। और इसी के बाद मैंने बताया था कैन का यूज प्रेजेंटेबिलिटी के लिए, जैसे मैंने कहा आई कैन टाइप वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से टाइप कर सकता हूँ, इसका मतलब ये हो गई आपकी प्रेजेंट की एबिलिटी है। तीसरा यूज मैंने बताया था मे का यूज दोस्तों फॉर्मल परमिशन के लिए, नोट जरूर करिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए, रिवीजन की दृष्टि से मैं आपको करा रहा हूँ। मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दोनों के लिए। दे मे कम बाई कार एंड प्लेन, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो कार से आएंगे या प्लेन से आएंगे। अगला यूज दोस्तों मैंने बताया था माइट का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए या फिर वीक पॉसिबिलिटी के लिए। सी माइट फाइंड अ जॉब, वह जॉब को प्राप्त कर सकता है इफ सी इज लकी, यदि वह लकी है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ही वीक है दोस्तों कि लकी होने पर किसी को जॉब मिल सकती है। अगला है शुड का यूज दोस्तों मैंने जर्नल सजेशन के लिए बताया था, यू शुड अटेंड द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास को अटेंड करें या ना करें ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, यानी आप क्लास को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये जर्नल सजेशन हुआ। ठीक है। इसके बाद मैंने मस्ट का यूज बताया था दोस्तों। मस्ट का यूज आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए करते रिगार्डिंग एक्शन, जब कोई एक्शन के थ्रू कोई डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, यानी कोई भी समय मानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर,
आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस बात में स्पीकर कंसर्न भी छुपा होता है, ये बात भी मैंने बताई थी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। स्पीकर का कंसर्न भी छुपा हुआ है। अगला यूज़ मैंने बताया था दोस्तों कुड का यूज़ मैंने बताया था पास्ट की एबिलिटी के लिए। रोहन कुड हेल्प मी, रोहन मेरी हेल्प कर सका। व्हेन ही वाज हियर, जब वह यहाँ था तो रोहन मेरी हेल्प करता था। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो ये दोस्तों मॉडल का चार्ट है, इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ये रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट किया होगा। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं सेमी मॉडल के बारे में। सेमी मॉडल आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल बन जाया करते हैं दोस्तों। सेमी मॉडल से अक्सर एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों सेमी मॉडल के बारे में। दोस्तों मैं इसे मिटाना चाहूँगा, आप इस बातों को लिख लेंगे। दोस्तों जब भी हम सेमी मॉडल की बात करते हैं तो सेमी मॉडल के बारे में समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेमी मॉडल को समझना। जब भी दोस्तों हम इस सेमी मॉडल की बात करते हैं तो हम इसे डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल के नाम से जानते हैं। डिफेक्टिव या फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से हम दोस्तों इसे जानते हैं। डिफेक्टिव या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। जब भी दोस्तों हम इस डिफेक्टिव की बात करते हैं तो इस डिफेक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, डिफेक्टिव शब्द बना है डिफेक्ट से, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमी, और सेमी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आधा। सेमी का शाब्दिक अर्थ होता है आधा। दोस्तों जब भी हम इंग्लिश में सेमी की बात करते हैं, जैसे कई बार आप मैथमेटिक्स में बनाते हैं सेमी सर्कल, कई बार आप मैथमेटिक्स में सेमी सर्कल मतलब आप आधा गोला बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी का मतलब दोस्तों आधा होता है। कई बार मैच के दौरान सेमीफाइनल होता है, फाइनल होने के पहले, यानी फाइनल से जो चीज़ आधी होती है उसे सेमीफाइनल कहा जाता है। यानी सेमी का एग्जैक्ट अर्थ दोस्तों एक रूट वर्ड है, सेमी का एग्जैक्ट अर्थ होता है दोस्तों आधा। ठीक है, सेमी का एग्जैक्ट अर्थ होता है आधा। तो यानी जब भी मैं डिफेक्टिव या सेमी मॉडल की बात करता हूँ तो डिफेक्टिव या सेमी मॉडल ऐसे मॉडल हुए जो कहीं पर तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से, और कहीं पर तो ये मेन वर्ब की तरह से यूज होते हैं। यानी डिफेक्टिव और सेमी मॉडल ऐसे मॉडल हुए जो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की तरह से और कहीं पर मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों मैं इन्हें समझना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा डिफेक्टिव मॉडल के बारे में, यानी डिफेक्टिव की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। दोस्तों जब भी हम डिफेक्टिव मॉडल की बात करते हैं तो डिफेक्टिव मॉडल में हमारे सामने दो प्रकार के मॉडल आते हैं, पहला नीड और दूसरा डेयर। दोस्तों यदि मैं नीड और डेयर की मीनिंग की बात करूं तो नीड का मीनिंग होता है दोस्तों टू रिक्वायर समथिंग, यानी अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूँ तो किसी चीज़ की ज़रूरत होना। टू रिक्वायर समथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ये नीड का मतलब होता है। जब भी दोस्तों हम डेयर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बी करेजियस इनफ, यानी किसी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाना, किसी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाना या फिर साहस दिखाना, किसी चीज़ के लिए हिम्मत या साहस दिखाना, ये इसका एग्जैक्ट मतलब होता है दोस्तों ये नीड और डेयर का। जब भी दोस्तों हम नीड और डेयर की बात करते हैं तो नीड का मतलब होता है टू रिक्वायर समथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत होना, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस इनफ, किसी चीज़ के लिए हिम्मत दिखाना या साहस दिखाना। ये था दोस्तों नीड और डेयर का मतलब। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं नीड और डेयर की, जब भी दोस्तों हम बात करते हैं नीड और डेयर की तो नीड और डेयर को हम समझ रहे हैं डिफेक्टिव मॉडल के आधार पर। डिफेक्टिव के आधार पर हम नीड और डेयर की बात कर रहे हैं। यदि दोस्तों हम नीड और डेयर
को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह से, यदि हम नीड और डेयर को यूज़ करते हैं मेन वर्ब की तरह से, तो दोस्तों इसके पहले हमेशा व हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र आएगी। यदि हम दोस्तों यूज़ करते हैं नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से, तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएगी। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लेंगे, चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो या फिर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, या फिर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, या फिर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, या फिर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, हम इसमें जो भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो 2+V1 का यूज करते हैं। हम जो भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो 2+V1 का यूज करते हैं। दोस्तों जब हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो इसके पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है। इस स्थिति में चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, हम यूज करते हैं 2+V1 का। दोस्तों अब हम बात करते हैं नीड और डेयर को यदि हम यूज करें, नीड और डेयर को यदि हम यूज करें हेल्पिंग वर्ब को छोड़ मेन वर्ब की तरह से। जब भी हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो गौर से समझेंगे दोस्तों, तब हम इसका स्ट्रक्चर यूज करते हैं 2+V1। यदि नीड और डेयर को हम मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं और हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो हम इसमें 2+V1 का यूज करते हैं। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव छोड़ या फिर निगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, इस स्थिति में हम यूज करते हैं 2+V1 में 2 को छोड़ सिर्फ और सिर्फ V1 का। तो दोस्तों ये था यहाँ पर, ये था डिफेक्टिव और सेमी मॉडल। इनफैक्ट इसे हम लिख सकते हैं सेमी मॉडल और इसे हम लिख सकते हैं डिफेक्टिव मॉडल। यानी जब भी हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम 2+V1 का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हम यूज करेंगे 2 को छोड़ सिर्फ और सिर्फ V1 का। जैसे मैं लिखना चाहूँगा, जैसे मैंने लिखा आई नीड टू बाई अ स्कूटर, आई नीड टू बाई अ स्कूटर। इस सेंटेंस को दोस्तों गौर से देखेंगे, ये नीड यहाँ पर यूज़ हो रहा है मेन वर्ब की तरह से। और जब दोस्तों नीड मेन वर्ब की तरह से यूज़ हो और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं 2+V1। ये दोस्तों 2 हुआ और ये V1 हुआ, यानी 2+V1। तो ये है हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी सेंटेंस को दोस्तों यदि मैं निगेटिव बना दूँ तो हम लिखना चाहेंगे आई नीड नॉट, और 2 ऑप्शन आपके सामने है, टू बाई और एक ऑप्शन है वाई आ स्कूटर। इसी सेंटेंस को दोस्तों यदि मैं बना दूं निगेटिव तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नीड मेन वर्ब की तरह से यूज़ हुआ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हटा इस टू वाई को हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये था सेंटेंस। दोस्तों इसी सेंटेंस को यदि मैं इंट्रोगेटिव बना दूं, तो मैं लिखना चाहूँगा नीड आई वाई आई स्कूटर। क्योंकि यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हम किसी भी प्रकार से 2+V1 का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं एक सेंटेंस और लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। इस सेंटेंस में दोस्तों डेयर यूज़ हुआ है मेन वर्ब की तरह से, और मेन वर्ब की तरह से यूज होने के साथ साथ ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 2+V1 का स्ट्रक्चर नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया। तो दोस्तों ये था आपका जब हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं, यह डिफरेंस था दोस्तों। अब हम नीड को यदि मेन वर्ब की तरह हेल्पिंग वर्ब की तरह से उपयोग करें तो इसी सेंटेंस को दोस्तों आप देखेंगे। यदि मैं इसी सेंटेंस को कर दूं आई डू नॉट नीड टू बाई अ स्कूटर।
आई डू नॉट नीड टू बाई ए स्कूटर। इस सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे दोस्तों, आई डू नॉट नीड टू बाई ए स्कूटर। यहाँ पर डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है और नीड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल हुई है। इसका मतलब चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सिर्फ व सिर्फ स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगा 2 + V1 यानी 2y। आई नीड नॉट टू बाई ए स्कूटर, आई नीड नॉट टू बाई ए स्कूटर, ये मैंने बना दिया दोस्तों पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव चाहे सेंटेंस हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, ये मैंने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया दोस्तों। ये अभी हमने समझा नीड और डेयर के बारे में। यदि हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन दोस्तों यदि हम इसे यदि हम नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह से इस्तेमाल करें तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर देखने को मिलती है। और दोस्तों यहाँ पर ये था नीड और डेयर को लेकर बातचीत, ठीक है। यहाँ पर नीड और डेयर को हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की तरह से, हेल्पिंग वर्ब की तरह से। यहाँ पर ये समझ में आया दोस्तों कि नीड और डेयर को लेकर हमने ये चीज़ें समझी कि नीड और डेयर एक सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा और आपकी स्क्रीन पर वो सेंटेंस प्रेजेंट होंगे और आप उन्हें सही करने का प्रयास करेंगे उन सेंटेंसेस को। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, मैंने आपकी टाइम को सेव करने के लिए स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर दिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप एक एक करके दोस्तों, यदि कुछ सेंटेंस में एरर होगा तो आप एरर बताएंगे, यानी ये सेंटेंस सारे के सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। नीड और डेयर को जब हम मेन वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, यूज करेंगे 2 + V1 का। यदि नीड और डेयर को हम मेन वर्ब की तरह से यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करें तो हमारा सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर होगा 2 + V1, और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है तो 2 को छोड़ हम सिर्फ V1 का यूज करते हैं। तो दोस्तों पहले सेंटेंस को देखेंगे, सी विल नॉट नीड ब्रिंग द नोट्स। यहाँ पर इस सेंटेंस में यदि मैं इस विल की बात करूँ तो ये विल एक हेल्पिंग वर्ब है, ये विल एक हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, ये विल एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। तो इस कायदे से यहाँ पर नीड मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब ये मेन वर्ब हुई तो दोस्तों सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, निगेटिव, इंट्रोगेटिव हो, सिर्फ और सिर्फ यूज करना है 2 + V1 का। तो यहाँ पर इस ब्रिंग के पहले मैंने यूज किया 2 का और ये स्ट्रक्चर बन गया 2 + V1, यानी सी विल नीड टू ब्रिंग द नोट्स। ये इस तरह से सेंटेंस सही हुआ दोस्तों। यहाँ पर एरर था, यहाँ पर 2 आएगा। इसी प्रकार लिखा राखी डज नॉट। डज यहाँ पर दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब है, डज एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों डेयर मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, डेयर मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर डेयर यदि मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आए तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं 2 + V1, तो यहाँ पर टू गो आना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे, सी कांट डेयर टू रेज एनी क्वेश्चन। यहाँ पर कांट दोस्तों एक हेल्पिंग वर्ब है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कांट लिखा है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है। तो दोस्तों यही वाला स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, स्ट्रक्चर यही आएगा 2 + V1। और यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों 2 + V1 टू रेज, यानी इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है कायदे से अगर मैं देखूँ तो। दिनेश नीड्स नॉट कॉल मी। इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस यदि मैं नीड्स की बात करूँ तो इसे आप गौर से देखेंगे। नॉट, जब भी दोस्तों नॉट की बात करते हैं तो नॉट के पहले, यानी नॉट जब आता है तो उसके पहले हमेशा आपको देखने को मिलता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के आने पर दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के आने पर यदि निगेटिव सेंटेंस है और नीड और डेयर यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज और सेंटेंस निगेटिव है तो स्ट्रक्चर केवल V1 यूज करते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, 2 नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों जब भी हम नॉट की बात करते हैं तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यस नहीं लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीड के साथ यस लगा है तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर दिनेश नीड नॉट कॉल मी, ये सेंटेंस एग्जैक्ट सही हो गया, नीड्स नहीं होगा, नीड होगा दोस्तों। सी डेयर्स नॉट टू चैलेंज हिम, सी डेयर्स नॉट टू चैलेंज हिम। दोस्तों यहाँ पर नॉट वही की वही बात यहाँ पर भी आ गई। नॉट एक निगेटिव एडवर्ब है यहाँ पर, यानी निगेटिव एडवर्ब है और नॉट के पहले यदि हेल्पिंग वर्ब
दबाए तो उसमें हम यस का यूज़ नहीं करते, इस कायदे से यहाँ पर डेयर का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके सामने, और एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि नीड और डेयर को यदि मेन वर्ब की तरह से यूज करें तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, स्ट्रक्चर यूज होगा टू प्लस V1। और यदि नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करें, सेंटेंस पॉजिटिव है तो स्ट्रक्चर होगा टू प्लस V1, सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस यदि निगेटिव है तो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा टू को छोड़ मात्र V1, इंट्रोगेटिव होने पर भी यही स्ट्रक्चर लागू होगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये सेमी मॉडल से काफ़ी हेल्दी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप कॉपी में नोट करेंगे अवश्य। और दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, गुड डे।